हेलो फ्रेंड्स, मैं मिनाली तायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, कंटेंट और वीडियो। जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैं जनरल साइंस की और टेक्निकल की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का एक टॉपिक, टाइप ऑफ फोर्सेस। हम अपने आसपास में देखें तो बहुत तरीके के हमको डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम देखें। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आगे चल के आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम इस वीडियो को इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके दिमाग में इमेजेस के थ्रू पूरा कंसेप्ट सेट हो जाएगा और कभी भी आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे कौन सा फोर्स किसके अंडर में आता है और कौन कैसा फोर्स होता है। तो आए हम इस वीडियो को अटेंड करते हैं। फोर्स फोर्स क्या होता है? बल। किसी भी चीज को, किसी भी मास को अगर हम पुश करते हैं तो उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है। वो क्या बनता है? वेलोसिटी के चेंज के कारण क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है? मास हमारा क्या है और उसके साथ जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होता है? फोर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जने हैं, ये दो जने क्या करते हैं? रोप को खींच रहे हैं। तो दोनों क्या लगा रहे हैं? अपना एक फोर्स लगा रहे हैं, मास को खींच रहे हैं किसी स्पीड, किसी वेलोसिटी के साथ। तो वो क्या है? हमारा फोर्स है। इन फिजिक्स फोर्स इज एनी इंटरेक्शन। फोर्स क्या है? एक तरह का इंटरेक्शन है। दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर उसको अनअपोज नहीं किया जाए, अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर हम उसको रोक दें किसी फोर्स को लगा के तो क्या करेगी? रुक जाएगी। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट वेलोसिटी। फोर्स के कारण क्या होता है? जो भी मास है उसके कारण उसमें क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आता है। विच इंक्लूड टू बीइंग मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जिसके कारण अगर कोई वस्तु, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी पोजिशन पे है तो किस में आ सकता है? मोशन में आ सकता है। और मोशन में आके उसकी वेलोसिटी में चेंज होकर उसके क्या साथ क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हो सकता है। तो फोर्स क्या है? एक इंटरेक्शन है। हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को फील करते हैं वो काइंड क्या है? एक फोर्स है। फोर्स एक प्रॉपर्टी है, एक मोशन की, एक ऑब्जेक्ट की, जिसको मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक मास होता है और उसमें कुछ एक्सेलरेशन में चेंज आता है तो वो हमारे को क्या देता है? फोर्स देता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं दूसरे तरीके से इसको क्या समझ सकते हैं? फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है, हम धक्का दें या खींचे अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। Whenever there is interaction between the two objects, there is a force upon each of the object. When the interaction increases, the two objects no longer experience the force. Force only exists as a result of interaction. अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दें तो उसके बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स तभी रहेगा जब दो चीजें कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपल देखेंगे, अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो भी वो क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है। वो कौन सा फोर्स होगा? स्टेशनरी फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्योंकि कोई भी सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में अगर आता है तो माइनॉरिटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटीज होती है। उसके कारण क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ये चीज हम समझेंगे अभी आने वाली वीडियोज में। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक तरीके का बल होता है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं कि वो मूव में आ जाए। तो फोर्स क्या है? एक तरीके का बल होता है। फोर्स दो तरीके के होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। या तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो रहे हैं या फिर कोई कांटेक्ट नहीं है लेकिन बहुत डिस्टेंस पर है लेकिन फिर भी फोर्स को हम फील कर सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। कुछ डिस्टेंस पे जो फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? तीनों कांटेक्ट में नहीं होते, वो टच में नहीं होते, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भी उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। उनकी रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम किसी चीज पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया? अप्लाइड फोर्स। किसी स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं तो वो अपने आप क्या होगी? उछल के ऊपर आएगी, क्योंकि वो अपनी जो एनर्जी हमने फोर्स लगा उसको एनर्जी को स्टोर कर लेगी, वो दोबारा क्या आएगी? अपनी मेन पोजीशन पे आएगी। तो वो कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है। जब एयरप्लेन हवा में उड़ता है तो हवा को क्या करता है? काट के वो कहाँ जाता है? आगे स्पीड लेता है। तो वो कौन सा होता है? डायरेक्ट फोर्स होता है। अगर कोई टेबल
पर बुक रखी हुई है तो वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगी, तो उस पे कौन सा लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसके कारण वो पोजीशन से हिलेगी नहीं। दूसरा कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और थर्ड नेक्स्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के कारण होता है, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई लेडी किसी सरफेस में मूव कर रहे हैं तो सरफेस पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट होगा वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जब भी कोई पर्सन हवा में हो, अगर हम सिंपल देखेंगे, न्यूटन ने क्या डायग्नोस किया था कि एप्पल हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ कोई चीज को खींचता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो ट्रॉली को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ताकि उसको आगे बढ़ सके, तो वो कौन सा होता है, अप्लाइड फोर्स। अगर हम पैराशूट में उड़ रहे हैं, पैराशूट को उतरते समय हमको पर्टिकुलर किसी लोकेशन में लेकर आना है तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, उसको खींचेंगे, तो वो कौन सा फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स होता है। फॉर एन एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग की एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसमें प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड होगी और कंप्रेस्ड होगी। अगर वो कंप्रेस्ड कर देंगे तो जैसे हम उसको फोर्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो वो कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण वो दोबारा अपने नेचुरल पोजीशन में आती है, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम आपने देखा होगा तो मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करता है, आयरन को और इनको अट्रैक्ट करता है। वो किस कारण से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके में क्या होती है, एक अट्रैक्टिंग पावर होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो वो कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण खिंच जाती है चीजें उसकी तरफ, वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। टेंशन फोर्स, अगर हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोर्शन से खींचते हैं तो उसमें क्या डेवलप होती है, टेंशन डेवलप होती है, एक स्ट्रेस डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स होता है कि कोई चीज किसके कारण कहाँ उछल रही है या फिर कहाँ जाती है, तो वो होता है बॉयंट फोर्स। हमारे अगर हम देखें तो चार बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो नेचर में हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली 4 फंडामेंटल क्या होते हैं, फोर्सेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं लेकिन 4 उसमें से क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड है वीक इंटरेक्शन, थर्ड है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और फोर्थ है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन को हम सिंपल एग्जांपल्स पे समझ सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अर्थ पे से उछालते हैं, बॉल को अगर हमने उछाला तो दोबारा कहाँ आएगी, वो नीचे आएगी। अगर कोई फ्रूट ट्री पर है तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ। तो अर्थ की तरफ क्यों आ रहा है, अर्थ ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण हमारा जो इंट्रैक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वीक इंट्रैक्शन, जब भी एटम में डिके होता है अल्फा बीटा गामा का, जो बीटा डिके होता है उसके कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वीक इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या होता है, जो एटॉमिक बाउंडिंग होती है जिसके कारण हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर बाउंड होता है, न्यूक्लियस बाउंड होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्सेस। अब फोर्सेस को हम देखें तो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं और ग्रेविटेशनल होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स हमेशा हमारा कहाँ होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा वहां लगता है जब हम फोटॉन्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, जब फोटॉन्स के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू हमारी लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ये हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री में हम सारी चीजें किसकी रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जिसपे पूरा हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स स्टेबल है। सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है मून, तो वो रिवॉल्वेशन जो है वो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। वीक फोर्सेस क्या होते हैं, जब भी न्यूट्रॉन डिके होता है, बीटा की रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है जिसमें बीटा का डिकेशन होता है, उसमें हमारे क्या होते हैं, वीक रेडिएशंस होते हैं और वीक फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हमेशा एटम्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव बाइंडिंग होगी।
वीक फोर्सेस वो होते हैं जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, ग्रेविटेशन फोर्स वो है, इसको समझ सकते हैं कि सन के अराउंड हमेशा क्या घूमता है, अर्थ घूमता है, और अर्थ के अराउंड क्या घूमता है, मून घूमता है। तो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? 4 है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटी। स्ट्रॉन्ग को हम समझ सकते हैं कि फोर्स विच होल्ड न्यूक्लियस टुगेदर, वो फोर्स जो न्यूक्लियस को क्या करता है, पूरा होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज का होता है। इसकी स्ट्रेंथ देखिए तो इसकी स्ट्रेंथ 1 होती है, और जो इसकी रेंज होती है बहुत ही छोटी रेंज होती है, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15। द डायमीटर ऑफ साइज न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसकी डायमीटर की रेंज में क्या होता है, ये फोर्स एक्ट करता है। इसकी रेंज बहुत ही शॉर्ट होती है, वो होती है 10⁻⁻15। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब हम चार्जेस की बात करें। तो चार्जेस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम चार्ज है तो उसमें रिपल्शन होगा। नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसकी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली होती है 1/1/37। रेंज इसकी होती है इनफाइनाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है, जिसके कारण हम जितने भी उल्का पिंड हमारे अर्थ से टकराने वाले होते हैं उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि वो हमारे अर्थ पे इम्पैक्ट ना कर पाए। उसके पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, इसके फोटोन्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, 0। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक वो होता है जिसके कारण, जिसपे ना स्पिन पे डिपेंड करता है हमारा फोर्स, जो हमारी स्पिन है चार्जेस की उस पे डिपेंड करता है। वीक फोर्सेस वो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन होता है और इंड्यूस करते हैं बीटा डिके, जिसमें बीटा पार्टिकल निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, उनको हम बोलते हैं वीक इंटरेक्शन। इसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम, 10⁻⁻6, और इसकी रेंज होती है 10⁻⁻18। क्या होती है 10⁻⁻18? 1% ऑफ डायमीटर ऑफ प्रोटोन। जो प्रोटोन है, हमारा न्यूक्लियस बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटोन से, जो प्रोटोन की डायमीटर है 10⁻⁻18, उसकी रेंज में ये एक्ट करता है। और इसके पार्टिकल्स होते हैं बॉन्सन। ग्रेविटी, ग्रेविटी अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो सन क्या है, बहुत बड़ा है, और अर्थ क्या है, बहुत छोटा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी हम एक अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ होती है 6×10⁻39। रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है। अब अर्थ और सन दोनों बहुत दूर हैं, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन और अर्थ और मून दोनों क्या है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी क्या है, मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व करता है सन के अर्थ के अराउंड, तो वो क्या है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये हमारे बेसिक 4 फोर्सेस हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर हम इसको एग्जाम्पल को देखें, ये क्या है, एक साइकिलमैन है। साइकिलमैन क्या चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फॉरवर्ड फोर्स। इसी तरीके से उसके अपोजिंग फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा, रिवर्स डायरेक्शन, वो क्या है, अपोजिंग फोर्स। तो फोर्स क्या है, अभी हमने पढ़ा कि 4 तरह के फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। वो तो फोर्स है, लेकिन बेसिक फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं तो इसका तो एक रिजल्टेंट जो हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में होता है, और एक उसका अपोजिंग फोर्स होता है जो उसकी हमेशा क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किसने लिया था, न्यूटन आइजैक ने दिया था। न्यूटन ने सजेस्ट किया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि वो जब बैठा हुआ था तो हर एप्पल क्या कर रहा था, ट्री से नीचे ही आ रहा था, ट्री से ऊपर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम अर्थ से ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आता है। तो उन्होंने ये इस थ्योरी को अप्लाई किया और थ्योरी से पता चला कि जो फील्ड है अर्थ की, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हर ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, ना कि ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि कोई भी फ्रूट है तो ट्री से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हर चीज एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, वो उसको अपने आप में अट्रैक्ट करती है दूसरी चीज को, और उसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अर्थ है, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, क्यों, क्योंकि सन का क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, एक मास है। सन भी एक मास है, अर्थ भी एक मास है। तो जो दो बॉडी का मास है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके प्रॉपर्टीज के कारण क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, और उसी इंटरेक्शन को, उसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं
ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट अमंग ऑल एग्जिस्टिंग फोर्सेस। अगर हम सारे फोर्सेस की बात करें, जो 4 फोर्सेस हमने पढ़े, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? ग्रेविटेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट डायमेंशन का फोर्स कौन सा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी मूव करता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इट एग्जिस्ट अमंग ऑल द फोर्सेस एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर द लाइटर और स्मॉल बॉडीज। अगर हम स्मॉल बॉडीज की बात करें, जैसे कि अगर हम अर्थ पर है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स हम पर है, लेकिन हम क्या, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे मास को अगर मेजर करा जाए अर्थ के मास से, तो हम बहुत ही लाइटर मास के हैं, तो हमारे पर इतना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा जितना कि अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ह्यूज अमाउंट के ऑब्जेक्ट उसका मेजर करें ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन हमेशा गैलेक्सीज, यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, जहां पे हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स की बात करते हैं, जहां पे बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये सबसे क्या है? वीकेस्ट है। इसलिए ये फोर्स के सारी चीजें अपनी जगह क्या रहती है? मेंटेन रहती है। नहीं तो मून क्या करता? अर्थ के अंदर आके मिल जाता। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता? ग्रेविटेशन के कारण मून रोटेट कर रहा है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। अगर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज्यादा तो क्या होता? एक दिन घूम घूम के मून का ज्यादा अर्थ में कोलाइड कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? बहुत वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की दो अलग अलग बॉडीज की बात करें, जैसे हम सन और अर्थ की बात करें, तो ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और अर्थ के लिए हम बात करें तो अर्थ के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, वो क्या है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन अ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ अपनी तरफ सारी चीजें जो खींचती है, उसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या होती है? ग्रेविटी। जब दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन। लेकिन जब हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात करें, वो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ जो चीजें खींचता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। जैसे कि हम अपना सोलर प्लैनेट देख सकते हैं। प्लैनेट सिस्टम में क्या होता है? सन होता है और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स करते हैं। तो ये पूरी किसके कारण होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। ये ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज मैंने आपको बताई थी इनफाइनाइट रेंज क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड हमारा इनफाइनाइट है। अभी हम तो खोज भी नहीं पाएंगे पूरा कितना ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। तो इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? वीकेस्ट है। फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें ग्रेविटेशन का फोर्स का, वो होता है G m1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दोनों बॉडीज का क्या मास है उस पर डिपेंड करेगा, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो जिससे जैसे हमारी रेंज बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, उसके स्क्वायर से हमारी क्या घटता है? ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मास, कि हमारी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? फोर्स होगा। जितना कम हमारा मास होगा फोर्स भी उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स कम होगा, और जितने करीब दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे और डिस्टेंस पे। मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होते हैं? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। व्हेन टू प्रोटॉन कोलाइड एंड फ्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स एमिट अ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। जब बीटा रेडिएशन होती है तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हैवी एटम एट इम्बैलेंस ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हैवी एटम्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? इम्बैलेंस होते हैं। प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन्स कम होंगे, या फिर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स कम होंगे। सो दैट द वीक फोर्स कन्वर्ट प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। तो उसके कारण हमारा क्या होता है? प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होते हैं? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, और उसके कारण क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। और उस रेडिएशन फोर्स को, उस ब्रेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। In the atomic nucleus, electron emission, beta particle decay
टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। जब भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, जिसके कारण हमारे न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन में, बाय गिविंग पाई मेंशन। वो क्या रिलीज करते हैं, पाई मेंशन एलिमेंट को रिलीज करते हैं। पाई मेंशन डिके ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, वो क्या होता है, बिल्कुल अचानक होता है, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन और क्या बनते हैं, एंटी न्यूट्रॉन बनते हैं। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, उसके कारण न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन में। Here neutron is converted into proton. न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन, by exchange of pi mention and consequently interaction between the electron and the anti-neutron due to weak interaction. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन होता है, जो चेंज होता है, और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन जो जनरेशन होता है, उनको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। किस तरीके से चेंज होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा, प्रोटॉन से पाई मेंशन बनेगा, और पाई मेंशन से प्रोटॉन बनेगा, प्रोटॉन से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इस चेन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, वीक फोर्सेस बोलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, वीक फोर्सेस है, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के कारण क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेशन के कारण हमारा क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स निकले, प्रोटॉन्स निकले। उस एमिशन के कारण क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल को डिके करेगा, बीटा पार्टिकल के कारण हमारा क्या होगा, वीक फोर्सेज होगा। वीक फोर्सेज है इसलिए तो हमारा न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी पार्टिकल है, कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, इसने बीटा पार्टिकल एमिट करा तो इसने क्या बनाया, एंटी न्यूट्रॉन बनाया और इलेक्ट्रॉन को एमिट करा। इस तरीके से कार्बन और बोरोन की बात करें तो इसने भी क्या एमिट करा, न्यूट्रॉन और पोजिट्रॉन एमिट करा। तो न्यूट्रॉन क्या बना रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये प्रोटॉन को एमिट करता है, एंटी न्यूट्रॉन को एमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल को एमिट करता है। तो इस एमिशन प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक न्यूक्लियर वीक फोर्सेस डिटरमाइन हाउ फास्ट न्यूट्रॉन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस इस तरीके से समझाया जा सकता है कि किस तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप ये ग्रीन वाला देख सकते हैं, ये न्यूट्रॉन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में। तो जो हमारा प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसमें बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन किस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में चेंजेस हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर वीक फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, अब एक हमने पढ़ा वीक फोर्सेस, अब दूसरा हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स वो होता है जो एटम के न्यूक्लियस पे लगता है, और वो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मैंने आपको सब बताया था कि वीक फोर्स कौन सा है, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। अमंग द ऑल फोर्सेस फाउंड इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जितने भी फोर्सेस हमारे नेचर में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, विच बेसिकली एग्जिस्ट बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन। किसके बीच में होता है, हमारे एटॉमिक का जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, विद द रेंज अप टू 10⁻⁻15। किसने रेंज में करता है ये वर्क, 10⁻⁻15। ये बहुत ही छोटी रेंज में वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट रेंज में वर्क करता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स किस पे वर्क करता है, बहुत ही छोटी रेंज में। उसकी रेंज कितनी है, 10⁻⁻15। ये क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज होता है, इसकी डायमीटर होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर प्राइमरी अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं और नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं। मीन्स ये सेंटर फोर्सेस नहीं होते। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट स्पिन डिपेंडेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम फॉर, ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके से हमारा स्पिन हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के लिए भी सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी सेम है, और न्यूट्रॉन के लिए भी सेम है। मीन्स जब हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है, वो न्यूट्रॉन पे हो, प्रोटॉन पे हो, वो क्या है, सेम रहता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15। अगर हम मैटर की बात करें, मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। अगर इस ग्रुप ऑफ एटम में से हम एक एटम निकाल लें तो क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर इस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, उसमें हमारे क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं, और इसी से हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियर फोर्स बनता है। जो फोर्स इस न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स।
जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेंज कितनी होती है, इसकी डायमीटर कितनी है, 10⁻16 सेंटीमीटर। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की कितनी होती है, 10⁻12 सेंटीमीटर। और प्रोटॉन की कितनी होती है, 10⁻13 सेंटीमीटर। और उसमें जो क्वार्क होता है उसकी होती है 10⁻16। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटी रेंज के लिए वर्क करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, क्योंकि ये एटम की न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है। और न्यूक्लियस की फोर्स के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एटम से बाउंड रहते हैं। तो ये सबसे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन सबसे छोटी रेंज का फोर्स है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जी रेड वाला पोर्शन इस ग्रे को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रे वाला रेड को अट्रैक्ट कर रहा है। और इन सब में क्या लग रहा है, एक काइंड का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस फोर्स को अगर इससे देखें तो ब्लू वाले हमारे न्यूट्रॉन है, पिंक वाले हमारे प्रोटॉन है। तो इन सबके बीच में एक काइंड का क्या लग रहा है, सेम जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Electromagnetic force appear on all charged particle and provide atomic and molecular bonding force. Does electromagnetic induction are charge dependent? They are attractive as well as repulsive. Electromagnetic force हर जगह वहां पाया जाता है जहां पे भी हम चार्ज की बात करते हैं। जहां पे भी चार्ज होगा वहां पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स अपेयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन जहां किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रही है तो वहां पे कौन सा फोर्स की बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फोर्स प्रोड्यूस फोटोन और क्वांटम। If both electric or magnetic force act on a body, then they are called Lorentz force. Lorentz force लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, QE प्लस QV इंटू B। Q हमारा चार्ज होता है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो फोर्स क्या होता है हमारा, QE। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझाते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन में अगर बीटा बी हमारा जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फोर्स कैसे बताएंगे, चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब चार्ज हमारा मूव करेगा। तो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो किस वेलोसिटी से चार्ज हमारा मूव कर रहा है उसका कर्ल निकाले हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हमारे को क्या देता है, फोर्स देता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करें चार्ज से, कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना लग रहा है, प्लस चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उन सब का एडिशन हमारे को क्या देता है, लॉरेंस फोर्स देता है। और ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं। अगर हमारा ग्रीन डायरेक्शन, थंब डायरेक्शन हमको देता है मैग्नेटिक पुल, कि वो मैग्नेटिक उधर से फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ब्लू डायरेक्शन हमको दे रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है, तो जो रेड डायरेक्शन है हमारा फिंगर का, वो क्या देगा हमारे को, लॉरेंस फोर्स देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन प्रोपोगेशन तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये किसने दिया था, लॉरेंस ने दिया था। और इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा किस पे लगता है, चार्ज पार्टिकल पे लगता है। अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में जो होगा फोर्स, वो कौन सा होगा, काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन बन रहा है वेव्स का, सिग्नल्स का, वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। चार्ज हमेशा फील्ड कहां से ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इन दोनों में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यही अगर हमारा सेम चार्ज होता तो इसमें कौन सा फोर्स लगता, रिपल्सिव फोर्स लगता। अगर हम एटम की बात करें तो एटम की इंटरनल में हमने पढ़ा अभी कि न्यूक्लियस फोर्स लगता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन एटम के अराउंड एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो चार्ज हो गए डिफरेंट, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमारा कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो हम जब भी एटम की बात करते हैं
न्यूक्लियस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसमें कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सिंपल अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो हमारा कौन सा लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स लगता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ की खुद की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप, क्योंकि इनर में क्या है, कोर में क्या है, आयरन है। तो उसके कारण हमारी क्या डेवलप होती है, एक फील्ड डेवलप होती है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे आने से पहले क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। वो अपनी फील्ड इसको क्या करता है, वो रिपेल करता है। तो इसकी क्या है, जो ब्लू शो कर रहा है, ये क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो सन की रेस को, इंफ्रारेड रेस को आने से हमारे क्या कर रहा है, अर्थ पे रोकता है। नेक्स्ट हम फोर्सेस पढ़ते हैं, बैलेंस फोर्स। अभी हमने चारों फोर्स पढ़ ली, वीक फोर्स पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरे तरीके के फोर्स जो फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये क्या है, एक बैलेंसर है जिसमें हम क्या करें, दो जने खड़े हुए हैं। ये कब बैलेंस रहेगा, जब फर्स्ट पर्सन का फोर्स और दूसरी पर्सन का फोर्स क्या हो, सेम हो। अ गर्ल ऑन अ लेफ्ट एक्सर्ट अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विच इक्वल टू द हर वेट एंड हर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। इसका जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे फोर्स लगेगा, इसकी जो हाइट है और इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है और इसका जो डिस्टेंस है, वो क्या करेगा, और दोनों बैलेंस करें तो वो कौन सा काइंड का होगा, फोर्स, बैलेंस फोर्स होगा। जैसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, यहाँ पे चार अलग अलग लोग हैं, टग ऑफ वार कर रहे हैं। तो टग ऑफ वार में अगर ये चारों एक तरीके का फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, एक बीच में स्ट्रेस आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन फोर्स करते हैं। और ये दोनों सारे इक्वल हैं तो कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा। वहीं अगर दो जने एक तरफ से फोर्स लगाएं और दूसरा इंसान वहां पे एक अकेला ही है, तो ऑब्वियसली दो पर्सन का जो फोर्स होगा, जो एक्सेशन होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जहां पे एक तरफ का फोर्स, एक तरफ का बल क्या है, बहुत ज्यादा, और दूसरे एंड पे जो लग रहा है वो क्या है, बहुत कम। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हर जगह सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का है, पैसे का है, क्वालिफिकेशन का नहीं। अगर आपके 99% है तो भी आप क्या कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है, जग चक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा अनबैलेंस फोर्स है, इसे एग्जांपल से हम फनी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक तरफ माउस है जो कि बहुत ही छोटा है, और दूसरी तरफ क्या है, एक एलिफेंट जिसका बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा, उसका वेट बहुत ज्यादा है। तो ये क्या माउस उसको कंपेयर कर सकता है, नहीं कर सकता। ये फोर्स कौन सा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब कोई चीज स्टेशनरी है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, स्टेशनरी फोर्स होता है। इसको एक तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक तरफ से क्या लग रहा है, हम पुशिंग डायरेक्शन में लग रहा है, और वो चीज खड़ी हुई एक तरफ हिल नहीं रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर कोई पर्सन वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी है, मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जैसे हम स्लाइडिंग कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं तो मूव करेंगे, मूव जब भी करेंगे तो कौन सा फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करता है तो वो कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर हम एक तरफ से उसको पुश दें तो व्हील क्या करेगा, रोल करेगा, और नीचे वाले सरफेस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट की मीटिंग होगी उनके सरफेस के बीच में क्या होगा, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर ये सिंपल हम इस तरीके से रख दे तो यहाँ पे क्या लगता है, स्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन वहीं हम इसके नीचे सर्कुलर सर्कुलर बना दे तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, रोलिंग फोर्स लगेगा। रोलिंग फोर्स सबसे मिनिमम फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो हम इसको इस तरफ पुश करेंगे तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फोर्स होता है वो हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फोर्स से, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है रोलिंग फोर्स। तो सबसे कम फोर्स किसका होता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। उससे ज्यादा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। इस चीज को जरूर से ध्यान रखें, एग्जाम में कितनी बार इस पे से आंसर पूछे जाते हैं कि सबसे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगता है, स्टैटिक फोर्स पे, काइनेटिक फोर्स पे, या फिर रोलिंग पे।
सबसे मिनिमम लगता है रोलिंग पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है जब सेंटर से अवे लगता है, हम सेंटर से दूर जा रहे होते हैं, उस पर जो दूर का फोर्स लग रहा है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। When a body moves on a circular path of radius r with uniform speed v, then an acceleration of magnitude v square by r toward रेडियस एंड कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं कि सर्कुलर पाथ के अक्रॉस, तो उसके सेंटर पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है? इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस। और दूसरा फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सिस्टेंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सूडो फोर्स। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में किसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं? तो सूडो फोर्स हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो फ्रिक्शन के कारण लग रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स अपेयर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम whose magnitude is equal to that centripetal force but oppositely direction। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होते हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इसको ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, हमेशा जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो अंदर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। एडिसिव और कोहेसिव, इसको याद करने का तरीका क्या है? एडिसिव, जो दो चीजें सेम होगी, एडिसिव जो अलग अलग है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं पोलर चार्ज और ऑब्जेक्ट को मिस को पार्टनर कौन होगा? जो मेरा सेम होगा। तो जो एक सी चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कोहेसिव, और दो अलग अलग चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम एडिसिव। एडिसिव कोहेसिव फोर्स हम कैसे समझ सकते हैं? जब भी कोई दो चीजें एक सी है, जैसे पानी की बूंद पानी पे मिल रही है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स लगेगा। लेकिन पानी की बूंद टेबल पर आके रह गई, तो कौन सा लगेगा? एडिसिव फोर्स लगेगा। ऐड हम कब करेंगे? जब दो अलग अलग चीजें होंगी तो एडिसिव फोर्स लगेगा। कोहेसिव फोर्स, जब हम कोई सेम सी चीज है, पानी में ही मिल रहा है तो कोहेसिव है, पानी टेबल पे जाके मिल रहा है, ग्लास पे आके पानी भर रहे हैं, तो कौन सा होगा? एडिसिव फोर्स होगा। तो एडिसिव फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होगा, कोहेसिव सेम चीजों पे होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फोर्सेस का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मैंने इस वीडियो को बहुत उससे बनाया कि आपको इमेजेस के थ्रू पूरा वीडियो क्लियर हो जाए कि फोर्स होता क्या है और कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।